चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, हमने प्रीवियस क्लास में मेंबर्स को लेके सिचुएशन डिस्कस करी थी। ठीक है। आज इसके आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। ठीक है। तो मुझे आपको पढ़ाना है आर ओ एम। क्या पढ़ाना है? आर ओ एम, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, सुनिए। एक कंपनी है। अब इस कंपनी में डेफिनेटली कुछ लोगों ने, सम पर्सन्स, परचेज करे होंगे, बाय करे होंगे। क्या बेटा? शेयर्स। क्या करे होंगे बेटा? बाय करे होंगे शेयर्स। ठीक है। और जब आप किसी कंपनी में शेयर्स बाय करते हो, ठीक है, तो एज पर सेक्शन 2+55 आपने पढ़ा था, आप मेंबर बन जाते हो। हाँ जी बेटा। आप कंपनी के क्या बन जाते हो? मेंबर, या और भी मोड्स है मेंबरशिप के, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन मेंबर्स का एक रजिस्टर्ड मेंटेन करने का। क्या मेंटेन करने का बेटा? इस रजिस्टर में वो सारे पर्टिकुलर्स लिखती है। क्या लिखती है बेटा? सारे पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग मेंबर्स। ठीक है। बोलो। हाँ जी। तो इसी रजिस्टर को हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 के हिसाब से, उसको बोलते हैं आरओएम। क्या बोलते हैं बेटा? आरओएम, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लेट डाउन। क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी। अब यहाँ पर एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी है shall keep and maintain the following register in such form and manner as may be prescribed। मतलब इस तरीके से मेंटेन करना है जो लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। गेटिंग माय वर्ड? हाँ जी। ओके। अब देखो, सबसे पहले लिखा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर इंडिकेटिंग सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब आप रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर मेंटेन करेंगे जिसमें ईच क्लास ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जो भी मेंबर्स ने उसको में परचेज किया हुआ है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। फिर आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है किसका बेटा? डिवेंचर होल्डर का। फिर आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है एनी अदर होल्डर्स। ठीक है। तो ये बेसिक सिचुएशन है, इसको लिख लो। तो लिखो, फटाफट लिखो। कॉल क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों कर रहे हो? They don't know aware about the classes. बात क्यों करनी है? आगे आ जाओ। आगे आ जाओ आगे। फिर वो बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डन। हो गया। ठीक है, देखो सिचुएशन क्या है सर। इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स। कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 88 ऑफ द एक्ट शेल इंक्लूड। एक इंडेक्स होगा बेटा जिसमें नेम इंक्लूड दे रही है, मतलब उसमें नाम वगैरह प्रेजेंट होंगे। यानी कि आरओ के साथ साथ आपको क्या मेंटेन करना बेटा? इंडेक्स। क्या मेंटेन करना है? जिसमें आप बेसिकली नाम वगैरह उसमें एंटर करोगे। ठीक है। तो कहते हैं अगर रजिस्टर या फिर इंडेक्स जो बेनिफिशियल ओनर का मेंटेन करा है किसने बेटा? डिपॉजिटरी ने। कौन सा एक्ट में? सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट शैल डीम्ड, मान लेंगे, corresponding रजिस्टर इंडेक्स ऑफ द फर्दर पर्पस ऑफ दिस एक्ट। नाउ सिचुएशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। इधर देखो, एक चार्ट हम बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनाते हैं बेटा? एक चार्ट। इधर देखो, बातें मत करो। अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान सुनना। ये कह रहा है सर, एवरी कंपनी। क्या बेटा? एवरी कंपनी। ठीक है। अंडर ऑब्लिगेशन है। क्या बेटा? अंडर ऑब्लिगेशन है कि इसको मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या मेंटेन करना बेटा? रजिस्टर ऑफ मेंबर, दैट इज आरओएम। रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या होगा? ऑफ कोर्स पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स। क्या होगा बेटा?
पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर मतलब मेंबर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, एक्सेट्रा, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा आप इसमें मेंटेन करोगे। अब इसी में ही सबसेक्शन 2 कहता है, क्या ये तो सेक्शन सबसेक्शन 1 कह रहा है, कौन कह रहा है बेटा? सबसेक्शन 1। अब यहाँ पर एक सबसेक्शन 2 भी है। क्या बेटा? सबसेक्शन 2 भी है, जो बोल रहा है कि आपको एक इंडेक्स मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है बेटा? इंडेक्स भी मेंटेन करना है अलोंग विद रजिस्टर। इंडेक्स में क्या होता है बेटा? जनरली आप ना नेम्स वगैरह अपडेट करते हो। क्या करते हो बेटा? जैसे मान लो आज किसी मेंबर ने शेयर परचेस करा, कल परचेस करा, परसों परचेस करा, तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है ना यार। आरओएम डेली अपडेट थोड़ी करोगे, आरओएम डेली अपडेट नहीं करोगे, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है इंडेक्स। तो जब भी डेली बेसिस पे चेंज होंगे वो कहाँ लिखोगे? फिर इसी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड कर दोगे? आरओएम में। ठीक है। तो ये चाहे आप मेंबर का मेंटेन करोगे, साथ के साथ रजिस्टर्ड मेंटेन करोगे किसका? रजिस्टर ऑफ डेवेंचर होल्डर। क्या करोगे? रजिस्टर ऑफ डेवेंचर होल्डर का मेंटेन करोगे। ठीक है। या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर का, या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर हो उसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। समझे? अच्छा, ये जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो इसके रिगार्डिंग और भी सिचुएशंस है, वो भी लिखेंगे, पहले इसको फटाफट से कॉपी कर। हो गया? सो लिसन, एवरी कंपनी, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया। कौन सा फॉर्म होता है बेटा आरओएम का? एमजीटी 1। डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी का एमजीटी 2। ठीक है। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से अब सुनो इधर।
अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज मान लो कंपनी लिस्टेड है। क्या है बेटा? लिस्टेड कंपनी है। अब जब लिस्टेड कंपनी है, ऑफ कोर्स इसके शेयर्स किस में होंगे बेटा? डीमेट फॉर्म में होंगे। हाँ। अच्छा, तो जिस भी व्यक्ति ने हु परचेज शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, शेयर्स ऑफ दैट, यानी कि जिसने भी इस कंपनी के शेयर परचेज करे होंगे उसको हम शेयर होल्डर मानते हैं, बेनिफिशियरी होल्डर, बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेनिफिशियल होल्डर का जनरली होता क्या है, डीमेट फॉर्म में शेयर्स हैं। तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, क्या बेटा? डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ये कहता है कि जो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल या फिर सीडीएलएस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक रजिस्टर्ड मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे बेटा? मेंटेन इंडेक्स, आई होप सो यू नो द इंडेक्स कॉन्सेप्ट, एंड रजिस्टर ऑफ बीओ। बीओ मतलब बेनिफिशियल होल्डर, नालायक हो, या बी एक्चुअली क्लोज उसको ना कंफ्यूज, ठीक है, बेनिफिशियल होल्डर का। अब सर एक बात बताओ, जब डिपॉजिटरी ने इनका रजिस्टर होल्ड बना रखा है, तो ये कंपनी को अलग से बनाना है क्या? तो कहते हैं सर जो ये रजिस्टर्ड बनाया है ना, डिपॉजिटरी ने मेंटेन किया है, इसको हम मान लेंगे रजिस्टर एज पर सेक्शन 88। क्या मान लेंगे बेटा? रजिस्टर एज पर सेक्शन 88, मतलब सेक्शन 88 के हिसाब से जो रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। हाँ, अगर डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन करा सेक्शन 11 के हिसाब से, तो हम मान लेंगे कि कंपनी ने सेक्शन 88 फुलफिल कर लिया है, कॉम्प्लाई कर लिया है। समझ आया? कॉपी करो। मेरे को भाई देखो, जीवन में ऐसे ही इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं करा है लाइक। भी नहीं आया था क्या? लिखा का? तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। कितने फॉर्म्स पढ़े बेटा हमने? अब दो, एमजीडी 1 और एमजीडी 2। तो एमजीडी 2 कौन मेंटेन कर रहा है? कंपनी।
किसके लिए? डिवेंचर होल्डर्स के लिए या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर के लिए। और इफ हम मेंटेनिंग रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, वो कौन से फॉर्म में होगा बेटा? दैट इज एनजीटी 1 में। ये पढ़ लिया हमने। सुनो, अगर ये वाला पॉइंट पढ़ना, सबसेक्शन 4 वाला कहता है, अगर कंपनी चाहे ऑथराइज कर रखा हो उसको किसने? आर्टिकल में। तो वो अपने जनरली क्या होता है बेटा, जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हमें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने पड़ते हैं। कहाँ मेंटेन करने पड़ते हैं? तो ये कह रहा है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर, तो बहुत ध्यान रखना, कंसंट्रेशन से। तो कहते हैं सर कंपनी में ऑथराइज बाय आर्टिकल, क्या कह रहा है बेटा कि इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब किसी भी दूसरे देश में आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो अगर आर्टिकल ने आपको ऑथराइज कर रखा है, इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब ऑब्वियसली बात है, रूल आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उस मैनर में। पार्ट ऑफ द कौन सा रहस्य बेटा? रेफर इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 88 सबसेक्शन 1, और जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फॉरेन रजिस्टर। क्या बोलेंगे बेटा? फॉरेन रजिस्टर containing the name and particulars of the member, debenture holders, other security holder, beneficiary owner residing outside India। यानी कि सुनो ध्यान से, ये सबका हो रहा है या उस व्यक्ति का जो इंडिया से बाहर रहता है? देखो, जो विद इन इंडिया में है उनका रजिस्टर थोड़ी हम बाहर मेंटेन करेंगे। तो ये किसका रजिस्टर है बेटा? जो कोई फॉरेनर जिसने इंडिया की किसी कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं, डिवेंचर्स लिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं, या कोई भी सिक्योरिटी ली हुई है, उसका रजिस्टर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं कहाँ पे बेटा? विदेश में। उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन रजिस्टर। तभी कर सकते हो जब किसने ऑथराइज कर रखा हो बेटा? आर्टिकल ने ऑथराइज कर रखा हो उस व्यक्ति का जो कहाँ रह रहा है जी। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी। कह रहा है सर, इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर, और फेल टू मेंटेन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ, मतलब या तो मेंटेन ही नहीं करा, या मेंटेन तो करा बट किसके हिसाब से नहीं करा? कंपनी के हिसाब से नहीं करा, मतलब यू हैव वायलेट द सेक्शन 88। हाँ, तो कहते हैं कंपनी शेल लायबल टू पेनल्टी ऑफ कितना बेटा? 3 लाख का। मतलब 3 लाख रुपए तक की आपको फाइन्स वगैरह लगाया जा सकता है। दूसरा, एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी जो डिफॉल्ट में शामिल है शेल बी लायबल फॉर कितना बेटा? 50,000 रुपए तक का आपको फाइन लग सकता है। समझ में आया? अब इधर देखो ध्यान से। सी, अंडर सेक्शन कौन सा बेटा? 88 सबसेक्शन 5। अब सर कंपनी, ठीक है, और जो इन्वेस्टर है कौन है बेटा? ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, यानी कि मेंबर बोल लो या डिवेंचर होल्डर बोल लो या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। अब ये है रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्या है बेटा? रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। एंड इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या तो शेयर्स परचेज करे होंगे, या तो डिवेंचर परचेज करे होंगे, या एनी अदर सिक्योरिटी परचेज करी होगी। यस और नो? ठीक है, तो कहते हैं सर कंपनी को इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, किसने ऑथराइज किया हुआ है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने। तो ये मेंटेन कर सकती है रजिस्टर। क्या बेटा? मेंटेन कर सकती है रजिस्टर अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। ठीक है, कहाँ पे बेटा? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कहाँ बेटा? आउटसाइड इंडिया। और इस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन रजिस्टर। क्या बोलेंगे बेटा? फॉरेन रजिस्टर। हाँ जी। क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी, ये सबसेक्शन 4 होगा। समझे? तो भैया ये आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा विदेश में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फॉरेन रजिस्टर। समझ में आए? पक्का? अच्छा, कंपनी ना दो सिचुएशन फेस करेगी सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 88 सबसेक्शन 5 में सुनना बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से। देखो, इफ कंपनी डिफॉल्ट कर रही है,
क्या करे बेटा? डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 88। दो तरह के डिफॉल्ट हो सकते हैं। पहला, नॉट मेंटेन रजिस्टर, आपने रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया। या फिर नॉट मेंटेन रजिस्टर एज पर सेक्शन 88। किसके हिसाब से? कौन है? उठा लो। सेक्शन 88 के हिसाब से। ठीक है, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। तो जब डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी के ऊपर लगेगा फाइन। क्या लगेगी? पेनल्टी। ठीक है, क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी। तो पेनल्टी यहाँ पे दो भाग में डिवाइड। पहला क्या? कंपनी। दूसरा क्या? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, भाई कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगनी है? फाइन कितना है? 3 लाख। 3 लाख रुपए का फाइन लगेगा। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन कितना है बेटा? 50,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो दिस इज द सिचुएशन रिगार्डिंग सेक्शन 88 सबसेक्शन 5। समझ में आया? चलो कॉपी करो। बाहर ही रहो, बाहर ही। किसने को क्यों बताया तुम्हें कोई? तुम्हें पता नहीं क्लास का टाइमिंग क्या है? बाहर ही रहो। गेट बंद करो। गेट बंद करो। इनको क्यों बताएंगे? 11 बजे टाइमिंग लिखा हुआ ना ग्रुप में, तो फिर आपको कोई क्यों बताएगा? तुम्हें होश नहीं, तुम्हारी क्लास है। नौटंकी बना के रखा होगा बस। अब अपना काम करो, इनको बोलो बाहर जाओ। हाँ, इनको बोलो ऑफिस में एंट्री नहीं है, बाहर जाओ। अब अपना काम करो। ये हो गया, ऊपर वाला हो गया। ऊपर बैठो जाके। ऊपर बैठो जाके। ऊपर बैठो जाके। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? जहां बैठे तो ऊपर ही बैठो जाओ। सिंसेरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऊपर क्या कर रहे थे आप? उधर ही जाओ। चलो जाओ, ऊपर जाओ। और वहां पर भी अंदर ही खड़ा नहीं होना है। मैं किसी से क्यों पूछूं? आप ऊपर जाओ।
हो गया? वेट फास्टर। तुमसे भी कुछ बोले बोला, सर ने मना किया था बताने। हो गया? चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा बेटा। सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 भी है सर, ठीक है। नाउ आगे इसके कुछ सिचुएशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना बेटा। कहते हैं सर, कंटेंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के कंटेंट क्या होंगे इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी क्या नहीं है बेटा? अब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब आपने शेयर तो नहीं परचेस करे होंगे। देयर इज अदर मोड्स ऑफ मेंबरशिप एक्वायर करने के, अदर मोड्स होंगे। तो देखो, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कहते हैं आरओएम शैल बी कंटेन्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर। ठीक है, तो ईच मेंबर के कुछ बेसिक पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला, नेम ऑफ मेंबर, उसका एड्रेस। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन केस ऑफ मेंबर क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, दूसरा उसका ईमेल एड्रेस, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका सिन नंबर। सिन नंबर किस केस में बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट के केस में, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ है तो फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टेटस क्या है, नेशनैलिटी क्या है आपकी। इन केस ऑफ माइनर है तो उसके गार्जियन की इन्फॉर्मेशन वगैरह और बेसिक सिचुएशन, ठीक है। नेम एंड एड्रेस वगैरह इसमें होगा। दूसरा, डेट, कब मेंबर बने थे, डेट कब मेंबरशिप से हट गए, ये भी तो लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ गारंटी, कितना अमाउंट की गारंटी आपने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। एनी अदर इंटरेस्ट, आपका कंपनी में अगर कोई और इंटरेस्ट है तो वो बताओगे। और इंस्ट्रूमेंट इफ एनी गिवन बाय मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग अ नोटिस, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, आरओएम किस में मेंटेन होता है? एमजीडी वन में। किस में बेटा? एमजीडी वन में, ठीक है। बोलो। ओके, बेसिक्स है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। इसमें ना एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से आप इसको सुनिएगा। देखो क्या कह रहा है, मेंटेनिंग आरओएम। क्या कह रहा है बेटा? मेंटेनिंग का मैंने अभी बोला ना, कंपनी रजिस्टर्ड मेंटेन किया है, सॉरी नहीं किया, तो भी पेनल्टी। नहीं किया है एज पर सेक्शन 88, मतलब रजिस्टर तो मेंटेन करा है बट किसके हिसाब से नहीं करा बेटा? आरएम के हिसाब से नहीं करा, सॉरी सेक्शन 88 के हिसाब से नहीं करा, तब भी आपको क्या नहीं मिलेगा? आई मीन तब भी आपको पेनल्टी लगेगी, वायलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड फॉर मेक एंट्री इन आरओएम कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए बेटा? 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्रीज इन रजिस्टर्ड मेंटेन बाय सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी विद इन कितने दिन के अंदर? आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ड्यूली कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी अप्रूव द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स एक्सेट्रा। मतलब सुनो भाई, आरओएम में आपका नाम कब आएगा? जब आप मेंबर बनोगे। मेंबर कब बनोगे? या तो तुमने शेयर परचेज किया हो कंपनी से और आपको जब अलॉटमेंट हो जाए, मतलब शेयर्स मिल जाए, तो आपका नाम आना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर हुआ है शेयर्स, या आपने डिवेंचर या एनी अदर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट एक्वायर करा है, तो उस सिचुएशन में आपका नाम 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी आपका नाम आरओएम में आ जाना चाहिए। बेटा प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला 7 दिन के अंदर क्या हो जानी चाहिए बेटा? एंट्री हो जाए। अब देखो, कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्या बेटा? फॉरफीचर, बायबैक, रिडक्शन, सब डिविजन, कंसोलिडेशन, कैंसलेशन और इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स इश्यूड अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन, मर्जर वाला पढ़ा होगा आपने, मर्जर रिकंस्ट्रक्शन, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, या एनी अदर स्कीम प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट, या इशू ऑफ डुप्लीकेट या फिर न्यू सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, या न्यू डिवेंचर, या फिर न्यू कोई भी अदर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आपको मिला है वो, यानी कि ये एक स्पेशल इवेंट्स है। क्या है बेटा? तो कह रहा है जी, देखो, एंट्री शैल बी मेड विद इन कितने दिन के अंदर? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड या फिर कमिटी इन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर और रिस्पेक्टिव रजिस्टर एस केस में भी। ऑफ कोर्स डिवेंचर का रजिस्टर मेंटेन करोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है। तो ये बेसिक सिनेरियो आपको बता रहा है, समझ में आया? तो दोनों ही केस में कितने दिन के अंदर, फ्रॉम द इवेंट से 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपके नाम की एंट्री हो जानी चाहिए। समझ में आया? इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका साथ के साथ एक काम करते हैं, चार्ट भी बनाते चलते हैं, सो दैट क्या हो ज्यादा बेटर क्लैरिटी है।
लिखो, अभी हमने पढ़ा रूल्स रिगार्डिंग किसके बेटा, मेंटेनिंग आर ओ एम। आप क्या मेंटेन कर रहे हो बेटा, आर ओ एम, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ मेमो, या फिर क्या, रजिस्टर ऑफ डेबिंचर होल्डर, या रजिस्टर्ड ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, ठीक है। तो ये तीन रजिस्टर्ड आपको सेक्शन 88 के हिसाब से मेंटेन करने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो बेटे। हाँ जी, अब जरा सुने ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ये कह रहा है सर हम रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये है कंपनी, क्या है बेटा, कंपनी। अब बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पर एक व्यक्ति के नाम पे शेयर्स आते हैं और एक व्यक्ति के नाम पे शेयर्स चले जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इवेंट अकर्ड, क्या बेटा, इवेंट अकर्ड। अब इवेंट अकर्ड मतलब, भाई या तो तुमने क्या करी होगी, अलॉटमेंट करी हो, या तो शेयर्स ट्रांसफर्ड हुए होंगे, या तो ट्रांसमिशन हुआ होगा, या एनी अदर केस। वही जो आपने पढ़ा था, मर्जर अमलगमेशन, ई शोप, ये वो फलाना फलाना ढिमका एवरीथिंग, ठीक है। सारी चीजें इसमें कवर्ड हो गई है, सारी चीजें इसमें क्या हो गया बेटा, कवर्ड हो गई, ठीक है। तो कंपनी ने जिस दिन इवेंट हुआ, शेयर्स मिल गया, एंड यू बिकम द मेंबर, मतलब जो हमारा पर्सन है कोई भी, वो क्या हो गया बेटा, बिकम मेंबर। क्या बन गया जी, कंपनी का मेंबर बन गया, या फिर डिवेंचर होल्डर बन गया है, या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर बन गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो। हाँ, इस केस में इस इवेंट से विद इन 7 days, ऑफ कोर्स इवेंट हुआ है मतलब बोर्ड का अप्रूवल आया होगा, है ना। इवेंट हुआ तो बोर्ड का अप्रूवल आया, या फिर कमेटी का अप्रूवल आया, जिसको भी आपने डेडिकेट किया होता, 7 दिन के अंदर बेटा आपको एंट्री करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर। क्या एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, पर्टिकुलर ऑफ मेंबर का, डिवेंचर होल्डर का, या फिर अदर होल्डर का, अदर सिक्योरिटी होल्डर, ठीक है। इसके नाम को आपको एंटर करना पड़ेगा किसमें, इनटू रजिस्टर, किसमें बेटा, रजिस्टर। इट कैन बी आरओएम, इट कैन बी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, इट कैन बी रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। समझ में आया, पक्का, श्योर। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर देनी है, लिखो।
ठीक है, समझ आएगी नहीं आए? पक्का। क्या करा हमने यहाँ पे? रजिस्टर मेंटेन करा और रजिस्टर में एंट्री करी। क्या करी? कितने दिन के अंदर एंट्री कर ली? 7 दिन। 7 दिन कहाँ से? जिस दिन इवेंट अकर्ड हुआ है। अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा। राइट, अब देखो इसके ऊपर ना पहले एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मेंटेनिंग रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर एट आरओ। आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या आ चुका है, ध्यान से सुनो क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने किसी बच्चे को नोट्स दिए, मैं तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ूंगा, याद रखना। ठीक है। हाँ, तो मेरी क्लास कभी लेट हुई है कभी? 11 का मतलब या तो 11 या 11:05 तक, है ना? तो तुम आधे घंटे तुम्हें पता ही नहीं है क्लास हो रही नहीं हो रही। क्या लिखा हुआ है? द रजिस्टर्ड शेल मेंटेन एट, कहाँ बेटा? ऑफ कंपनी। अच्छा सुनो, आप जनरली प्राइमा फेसी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रजिस्टर्ड को मेंटेन करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? अनलेस, जब तक क्या पास ना कर दूं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए किसमें, जर्नल मीटिंग में, जो कि ऑथराइज कर रहा है कीपिंग द रजिस्टर्ड ऑफ एनी अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन, विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अब सुनो, मैं रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहा हूं बट रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं। मेरा रजिस्टर ऑफिस जहां पे मेंटेन है, आई मीन जहां मेरा रजिस्टर ऑफिस है, उसी सिटी में, उसी टाउन में, उसी विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भैया आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या फिर एनी अदर प्लेस इन इंडिया। हाँ, विच क्या लिखा बेटा? मोर देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर एंटर्ड इन आरओएम रिसाइड। नाउ इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सुनो। ध्यान से सुनना, सिचुएशन क्या है। अगेन हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड को मेंटेन करने की। ठीक है, प्राइमा फेसी ये है कंपनी। क्या है बेटा? कंपनी है। अब कंपनी ने जनरली क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड मेंटेन करना है जी। क्या मेंटेन करना है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर्ड ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। यस और नो? हाँ, इनका रजिस्टर्ड हमें मेंटेन करना है। मेंटेन कहाँ बेटा? रजिस्टर ऑफिस में। कहाँ बेटा? रजिस्टर ऑफिस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें रजिस्टर्ड मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये कह रहा है अनलेस। क्या बेटा? अनलेस। ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से। अगर आपने कहीं और मेंटेन करना है, जैसे एनी अदर प्लेस। क्या बेटा? एनी अदर प्लेस में अगर आपको करना चाहते हो, अदर प्लेस कहाँ सर? अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना? अब सुनो, कहते हैं सेम सिटी में, टाउन में, एंड कहाँ, एंड नहीं सॉरी और आएगा, और विलेज में। ठीक है, जहां आपका क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरे प्लेस में रख रहे हैं। ठीक है, या फिर विद इन
इंडिया में कहीं भी। कहाँ बेटा? विद इन इंडिया में एनी अदर प्लेस। ठीक है। अब सुनो क्या कह रहे हैं। इस काम के लिए यू नीड टू पास क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। या फिर अगर आप इंडिया में कहीं और रख रहे हो, जैसे मान लो मेरा रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है, बट आई एम पुटिंग माई रजिस्टर्ड इन यूपी, नोएडा में फॉर एग्जाम्पल, वाई? तो कह रहा सर जिस प्लेस में आप रख रहे हो ना, उसकी कंडीशन है। क्या बेटा? कंडीशन ये है कि आपके टोटल मेंबर में से, कितने मेंबर में से? 1/10 मेंबर। कितने मेंबर बेटा? 1/10 मेंबर उस प्लेस में रिसाइडेड हो। क्या हो बेटा? रिसाइडेड। गेटिंग माई? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया सर। तो ये कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली, अच्छा एसआर पास करोगे तो ऑफ कोर्स एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। एमजीटी 14 टू आरओसी कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। समझ में आया? नहीं आया? चलो लिखो। अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ये बेटा मोर देन क्या है? 1/10 नहीं, से क्या है? मोर देन 1/10। मुझे तो दुनिया में ना बस एक ही चीज नहीं पसंद, वो है इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। याद रखना इस बात को भाई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, इनडिसिप्लिन नहीं। तो दूसरा मेरे अंदर थोड़ा ना इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, कोई मेरे सब्जेक्ट को लाइटली लेना, फिर मेरा दिमाग हो जाता है क्या खराब। अब जो हो गया आज, क्लास चल रही है पर तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो।
अब सुनो ध्यान से इधर। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखो क्या लिखा हुआ। एक्सप्लेनेशन तो क्या बेटा, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्या बेटा, डेथ, इंसॉल्वेंसी या फिर एक्सेट्रा। सपोज मान लो रजिस्टर्ड में हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज किसके कारण, डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी है, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑफ द मेंबर, ऑफ कोर्स मेंबर की डेथ हो गई भैया, उसका नाम के शेयर ट्रांसमिशन के थ्रू किसी और लीगल हायर्स कोई नॉमिनी को मिल जाएंगे, तो दूसरे का नाम एंटर करना पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई भी चेंज अकर्स होता है इन द स्टेटस ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी या फिर चेंज ऑफ नेम, और ड्यू टू ट्रांसफर, या फिर आपके शेयर्स कहाँ ट्रांसफर हो गया बेटा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, और ड्यू टू एनी अदर रीजन, एंट्रीज thereof explaining the change shall be made respective register। आप एंट्री करेंगे चेंज की, और उसमें रीजन मेंशन करेंगे क्या कारण है जिसकी वजह से रजिस्टर्ड में हमने चेंज किया है। समझे। अच्छा, समटाइम हो सकता है मुझे कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़े रजिस्टर, है ना। तो देखो, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर्ड पर्सुएंट टू ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। देखो, इफ एनी रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर्ड बाय कंपनी परसुएंट टू ऑर्डर पास बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि एनसीएलटी वगैरह ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, या आरओसी ने, नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी इंडिकेटेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। तो अगर आप उसमें चेंज कर रहे हैं ऑर्डर से, तो आप उसमें उस ऑर्डर का रेफरेंस भी लिखेंगे कि हम इसकी वजह से चेंज कर रहे हैं रजिस्टर्ड को। समझे। बोलो यार। हाँ, कहते हैं एनी ऑर्डर इज पास बाय द, किसने बेटा, जुडिशियल या रेवेन्यू अथॉरिटी ने या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने या ट्रिब्यूनल अटैचिंग द शेयर्स डिवेंचर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर गिविंग द डायरेक्शन टू रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, रेफरेंस ऑफ दिस, अगेन उस ऑर्डर को अटैच करके उसमें जो भी ऑर्डर वगैरह करना हो आप उसको एग्जीक्यूट कर लोगे। समझे। क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेज, चार्ज, लियन या फिर हाइपोथिकेशन विद इन 15 डेज। नाउ इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं ध्यान से। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशान। ओके, ओके सर। इन केस ऑफ कंपनी हुज सिक्योरिटी क्या बेटा, लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया या इंडिया से बाहर। कहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ क्या बेटा, प्लेज, चार्ज, लियन, हाइपोथिकेशन क्रिएटेड बाय प्रमोटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज। मतलब हाइपोथिकेशन मतलब एक तरह से गिरवी रखा आपने, चार्ज क्रिएट कर दिया, प्लेज कर दिया, लियन कर दिया, हाइपोथिकेट कर दिया, एक तरह से एक सारे ना गिरवी वाले टर्म्स है, ठीक है। क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर रहा है, प्रमोटर, इन एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हेल्ड बाय प्रमोटर, जो भी सिक्योरिटी कंपनी के प्रमोटर ने होल्ड करके, वो इंक्लूडिंग नेम ऑफ क्या बेटा, प्लेजी या पॉनी, एंड एनी रेवोल्यूशन रेवोकेशन देयर इन शेल एंटर्ड इन द रजिस्टर विद इन 15 days फ्रॉम सच इवेंट। अच्छा सुनो, आपने ना इससे पहले पढ़ा था जब मेंबर का नाम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है ना। तो आपका रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में आप नाम अपडेट करो तो 7 दिन के अंदर अंदर कर दो फ्रॉम सच पर्टिकुलर इवेंट। बट अगर ये कह रहे हैं कि प्रमोटर ने अगर अपने शेयर्स क्या करे बेटा, प्लेज करें, लियन करे हैं, चार्ज करे हैं, या किसी प्रकार का हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट किया हुआ है, उस केस में फॉर एग्जांपल मैंने अपने शेयर एक्स के नाम पे क्या कर दिए, गिरवी रख दी, तो ये चीज मेंशन करेंगे ना, क्योंकि एक बार आपने शेयर्स प्लेज किए फिर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल थोड़ी हुए, फिर आप उसको बिना प्लेजी के या फिर पॉनर के परमिशन से क्या नहीं कर सकते, उसको सेल आउट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां पर इंडिकेट करोगे पॉनी और पॉनर का, सॉरी, पॉनी और प्लेजी का नाम। कहते हैं प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी विच फॉर्म क्या बेटा, जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी, और उसने क्या करे बेटा, प्लेज करे, हाइपोथिकेट करे, क्रिएट करा चार्ज लियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इशू टू लिस्टेड कंपनी इन कनेक्शन विद द जॉइंट वेंचर, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज एक्सेट्रा, ये भी आप क्या करोगे, एंटर करोगे मेंबर ऑफ रजिस्टर में, कितने दिन के अंदर बेटा, 15 दिन के अंदर अंदर। तो ये सारी चीजें 15 डेज के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए बेटा, एंटर हो जानी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, सी, कौन सा, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, और इसके हैं कुछ प्रमोटर्स, क्या है बेटा इसके कुछ, जिन्होंने होल्ड किए हैं कुछ सिक्योरिटी, क्या करें बेटा, हेल्ड फॉर एग्जांपल शेयर्स, ठीक है। बोलो। हाँ जी।
अब तुम सुनना, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब मान लो जो ये प्रमोटर है, ये उन शेयर्स को क्या कर रहा है बेटा, प्लेज कर रहा है, या फिर क्रिएट कर रहा है क्या, चार जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, या फिर आप क्या कर रहे हो, लियन, या फिर आप क्या कर रहे हो बेटा, हाइपोथिकेशन या अदर मीन। ठीक है। अब जो ये है, या तो आपने लोन लिया है इसलिए कर रहे हो, या तो जॉइंट वेंचर के केस में, दोनों ही केस लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। या तो आपने क्या लिया बेटा, कोई लोन्स वगैरह या कुछ गारंटी सिक्योरिटी वगैरह ली है इसलिए गिरवी रख रहे हो, भाई गिरवी हम क्यों करते हैं, इसलिए तो करते हैं। या फिर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या बना रहे हो बेटा, जॉइंट वेंचर बना रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा, जॉइंट वेंचर बना रहे हो। तो इस केस में अगर आपने करा हुआ है, दिस दीज आर द टू केसेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कह रहे हैं सर, अब यहाँ पे कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो लिस्टेड कंपनी है, ऑफ कोर्स इसने क्या मेंटेन करा होगा, मेंटेन्ड आरओएम। क्या मेंटेन करा होगा, आरओएम। ठीक है। तो कहते हैं सर, इस आरओएम में आपको एंट्री करनी है, दिस इज पॉइंट नंबर 3। क्या करनी है बेटा, एंट्री करनी है किस चीज की, एंट्री अबाउट प्लेज, चार्ज या एक्सेट्रा, इसकी क्या करनी है बेटा, एंट्री। और इस एंट्री के साथ साथ आपको नाम मेंशन करना है। क्या करना है बेटा, नेम ऑफ किसका, प्लेजी का या फिर पोनी का। ठीक है। एक ही होते हैं ये, बस अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। और ये एंट्री हो जानी चाहिए कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days फ्रॉम द इवेंट। तो जब इवेंट अकर्ड हुआ वहां से 15 दिन के अंदर अंदर ये एंट्री हो जानी चाहिए। समझे। Okay, so recently, as you can see, the Western program is ये देखे थे तुम लोगों ने वीडियो, समझ आया कुछ, कमेंट वगैरह करना होता है फिर, समझ नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आता कमेंट क्या है, शुरू मैंने नहीं करा चार, तुमने करा था शायद, तुमने नहीं करा था। भाई सुनो, मुझे यहाँ पे ना कोई बहसबाजी नहीं चाहिए, ठीक है। पता लगे तुम वहाँ बहस कर लगे होगे, वो लोग बोले कि, और ये बोलेगी पक्का।
कि तुम लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया, बोल देना भाई हम कर रहे थे, सर ने मना कर दिया, बात कर। ऑफ कोर्स मैंने तो किया ही तुम्हें मना। कोई लड़ाई झगड़ा इसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों को भी बतंगड़ बना देते तुम लोग। निकले। सुनो जी, क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। भैया आरओएम में जो एंट्री हुई है तो सही है या नहीं है, उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? तो देखो, एंट्रीज ऑफ रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 88 या फिर इंडेक्स इंक्लूड देयर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। भाई कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं कंपनी में, तो फिर कौन? एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया है किसने? बोर्ड ने इस पर्पस के लिए। एंड डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज द सेम शैल बी मेंशन। भाई जिस व्यक्ति को हमने ऑथराइज किया है तो ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग करी हो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा होगा, तो बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास किया उसके डेट या उसमें मेंशन करो। तो सीएस करेगा या तो कौन करेगा बेटा? वो पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा, समझे? फिर कह रहा था एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, किसके द्वारा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी पर्सन जो कि ऑथराइज है क्या करने के लिए बेटा? उस पर्टिकुलर एंट्रीज में सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रजिस्टर्ड को क्या करेगा? ऑथेंटिकेट। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स ऑफ मेंबर, अभी बताया था ना इंडेक्स ऑफ मेंबर। तो कहता है सर, एवरी रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन ऑफ दिस एक्ट शैल इंक्लूड क्या बेटा? इंडेक्स ऑफ नेम इंक्लूड देयर। ठीक है, कहते हैं एवरी रजिस्टर जो मेंटेन हुआ है सबसेक्शन 1 में शैल इंक्लूड इंडेक्स ऑफ द नेम entered in respective registered and index shall respect in the each folio number contain the sufficient indication of enable to the entries right relating to the folio number registered to be क्या बेटा? रीडली फाउंड। ठीक है, तो इसमें आप फोलियो नंबर्स और जो बेसिक नाम है वो एंटर करोगे। कहते हैं कंपनी शैल मेक क्या बेटा? नेसेसरी एंट्रीज इन इंडेक्स साइमल्टेनियसली विद एंट्री इन द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी इन रजिस्टर। मतलब जैसे जैसे रजिस्टर में एंट्री हो रही है वैसे वैसे इंडेक्स में भी एंट्रीज वगैरह आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, इंस्पेक्शन इसका अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है सर। इन सेम मैनर जो एप्लीकेबल है किसमें बेटा? आरओएम के इंस्पेक्शन को लेके। किसको लेके बेटा? आरओएम के इंस्पेक्शन को लेके। समझ में आए? यहाँ तक कोई दिक्कत को परेशान? सेक्शन 88 यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो अभी ऊपर पढ़ा ना हमने इंस्पेक्शन, तो वो इंस्पेक्शन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 94 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। कहते हैं प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर कहाँ मेंटेन करेंगे ये तो हमें पता लग गया सर, ये हमने पढ़ भी लिया, ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया इसको। देखो, कहते हैं फिक्स करता है प्लेस ऑफ मेंटेनिंग कंपनी रजिस्टर्ड एक्सेट्रा और अलाउ द इंस्पेक्शन। कहते हैं मेंटेन कहाँ करोगे? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 और रजिस्टर्ड मेंटेन कर रखा है आपने किसमें बेटा? सेक्शन 88 में, उसकी जो भी कॉपीज है एनुअल रिटर्न्स वगैरह की अंडर सेक्शन 92। मतलब सुनो, यहाँ पे दो बातें बोल रहे हैं। एक आरओएम की जो कहाँ मेंटेन करा आपने? 88 में। और दूसरा क्या बेटा? एनुअल रिटर्न जो कहाँ मेंटेन करते हो आप? 92 के हिसाब से। तो इन दोनों को ही आपको कहाँ रखना है बेटा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। शैल कीप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहाँ रखना है बेटा? या फिर अदर प्लेस जो 88 में डिफाइन था, याद है ना? अच्छा, अदर प्लेस में मेंटेन कर सकते हो, और ऑलरेडी बता चुका सच रजिस्टर्ड या फिर कॉपीज रिटर्न में बी केप्ट इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। इंडिया में कहीं पर भी जहाँ पे मोर देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके वहां पे रिसाइड करते हो जो भी मेंबर में है। ठीक है, इफ अप्रूव बाय किसके द्वारा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। पढ़ा चुका ऑलरेडी बेटा। हाँ जी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कह रहा जी इंस्पेक्शन अलाउड है। क्या अलाउड है बेटा? बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 सबसेक्शन 2, जो रीड करेंगे हम रूल 4 के साथ। कहते हैं द रजिस्टर्ड एंड देयर इंडाइसेस एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज। मतलब सुनो, जब क्लोज हो गए, क्लोज और रजिस्टर्ड, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि इंस्पेक्शन कह रहा भैया अलाउड है किसका बेटा? रजिस्टर का। या फिर उसके साथ जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं, उन सबका। उस रजिस्टर्ड का नहीं जो क्लोज हो चुका है। तो हमें क्लोजर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे चले जाए। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एफिसाइड एंड द कॉपी ऑफ ऑल रिटर्न्स शैल ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर, बाय डिवेंचर होल्डर, बाय सिक्योरिटी होल्डर, बाय
बेनिफिशियरी ड्यूरिंग द बिजनेस विदाउट फीस की पेमेंट। और इनके अलावा अगर कोई और करता है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी बेटा, और जो कि 50 रुपए ईच इंस्पेक्शन के मैक्सिमम लग सकते हैं। समझे? बोलो भैया। का पढ़ लेना अगेन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कॉपी ऑफ रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न सेक्शन 94 सबसेक्शन 3 कहते हैं एनी मेंबर या फिर डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर या बेनिफिशियरी ओनर या एनी अदर पर्सन कॉपीज ले सकता है किसके बेटा? रजिस्टर्ड के इंडेक्सेस की रिटर्न्स की विदाउट पेमेंट। मतलब मेंबर्स को अलाउड है, डिवेंचर होल्डर को अलाउड है, इनको अलाउड है, बिना पेमेंट के क्या ले सकते हैं बेटा? कॉपीज क्या ले सकते हैं? रिक्वायर ए कॉपी ऑफ एनी सच रजिस्टर्ड या एंट्री देयर इन रिटर्न पेमेंट ऑफ सच फीस। आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको कॉपीज वगैरह चाहिए। कितना बेटा? 10 रुपए पर पेज के हिसाब से। ऊपर क्या मांग रहा है? एक्स्ट्रक्ट। ठीक है, नीचे क्या मांग रहा है? कॉपी। अगर आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए, मतलब फोटो वोटो लेनी है कुछ, वो ले सकते हो आप, पीडीएफ फॉर्म में ले लो। बट अगर कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको पर पेज के 10 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकता है, डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, आप ले सकते हो। ठीक है, सच पर्टिकुलर्स और रजिस्टर्ड इंडेक्स रिटर्न्स में भी प्रेस्क्राइब्ड शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्सेप्ट ऑफ कॉपी। मतलब ये क्या कह रहा है बेटा? सच पर्टिकुलर क्या बेटा? रजिस्टर्ड इंडेक्स रिटर्न एज में भी प्रेस्क्राइब शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्या बेटा? इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 94 सब सेक्शन 2 में, या फिर टेकिंग एक्सेप्ट और कॉपी इन सबसेक्शन कॉपी अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 3। मतलब सेक्शन 94 सबसेक्शन 3 में ना, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा? कि पर्टिकुलर्स जो होंगे रजिस्टर्ड के या इंडेक्सेस के या रिटर्न्स एज में भी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब कर रखा है वो अवेलेबल नहीं है किसके लिए बेटा? इंस्पेक्शन के लिए अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन, ये कौन कह रहा है बेटा? सबसेक्शन 3 कह रहा है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रीजनेबल टाइम मिलेगा। रीजनेबल टाइम 2 घंटे का मिलेगा बेटा एवरी वर्किंग डेज में, जो इंस्पेक्शन करने का। क्या करने का? सच कॉपी। और अगर आपको कॉपी वगैरह चाहिए तो कितने दिन के अंदर मिल जाएगी? 7 दिन के टाइम आपको। पेनल्टी क्या है? इफ इंस्पेक्शन या मेकिंग एक्सट्रैक्ट या कॉपी अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन रिफ्यूज करती है कंपनी, कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी जो डिफॉल्ट में है, लेवल फॉर द डिफॉल्ट पेनल्टी कितनी बेटा? 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपए की पेनल्टी हो सकती है। समझ में आया? बोलो बेटे। चलो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कौन सा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। ठीक है, हालांकि इसमें ना ये भी मैं करा चुका हूँ, फॉरेन रजिस्टर, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको डन लिख लेना। ये फॉरेन रजिस्टर की रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें इसमें करनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है।